ये बताऊँगा कि कोई भी टेस्ट को हल करने का तरीका क्या है। कोई भी टेस्ट सामने आ जाती है, किसी भी सब्जेक्ट से आ जाती है, तो उसको फेस कैसे करना है, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कुछ 2 या 3 तरीके बताता हूँ, जो आप चाहें वो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब पहली बात तो ये, जब भी आपके पास सामने कोई भी टेस्ट आए, आपको घबराना नहीं है। आपको मतलब कोई भी टेस्ट हो, उस टेस्ट को हल करने से पहले आपके पास एक एबिलिटी हो कि आपके पास जो प्रेशर हो जाएगा ना, आप उसको हैंडल कर सकें। पहली बात ये है। फिर उसके बाद कुछ टिप्स हैं। मैंने स्क्रीन पे कुछ सवाल लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल लिखे हैं। ये मैंने इंटर की क्लास से चैप्टर नंबर 3 से लिए हैं। सो मैं आपको कुछ बातें समझाऊँगा कि एक तरीका ये है कि जब आपके सामने कोई भी एमसीक्यूज़ आते हैं, तो एक होते हैं ना, जो एक एमसीक्यूज़ थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, फिर हमने उसमें सॉल्व करना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि एक ही सवाल पर अपना मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि जो एमसीक्यूज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, फ़िलहाल आप उसको छोड़ दें। जो आपके पास आसान एमसीक्यूज़ हैं, पहले उनको सॉल्व कर दें, ताकि आप जो टाइम इस पर ध्यान कर रहे हैं, वो टाइम आपका किसी और एमसीक्यू सॉल्व करने में कंज़्यूम हो जाए। मतलब इसमें भी आपका फ़ायदा। इस तरीके में 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप ये है कि आपको जो क्वेश्चन आसान लगते हैं, पहले आप उनको सॉल्व करो। जो मीडियम लगते हैं, उनको ईज़ी के बाद में सॉल्व करो, और जो आपको पता ही नहीं, फिर आप उसके ज़्यादा आखिर में जो टाइम बचे, आप उनको आखिर में टाइम दो। सपोज़ करें, ये हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है कि इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम एंड 3 ओम is 24 volts, then electric current through 10 ohm will be। ये देखो आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये 3 ओम। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो इनके पास जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है 24। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इन दोनों के बीच में, वो है 24 वोल्टेज। आपको क्या पूछ रहा है कि ये जो रेजिस्टर है ना 10 ओम, इसमें से करंट कितना गुजरेगा। सो आप जब इस सवाल को देखेंगे, जब इस डायग्राम को देखेंगे, कुछ जहीन बच्चे होते हैं जो फ़ौरन समझ लेते हैं। अगर आपको कोई सवाल पहले से थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, फिर बाद में कुछ समझ में आता है ना, फिर फ़ौरन आप उसको सॉल्व कर दें। अगर आपको समझ में आता ही नहीं, फिर आप इसको छोड़ दें। फ़िलहाल जो दूसरा आसान है उसको उस पर आएँ। ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगेगा, जब आप इसको पहली दफ़ा देखोगे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप ऐसा करें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अगर ये आपको नहीं आ रहा, इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं। आप ऐसा करें कि दूसरे सवाल पर आएँ आप। ये देखो, दूसरा सवाल क्या है? If 5 coulomb charge is flowing in 2 seconds due to supplied potential of 10 voltage, the resistance of conductor is 10 ohm। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है, if 5 coulomb charge is flowing in 2 seconds due to supplied potential of 10 voltage, the resistance of conductor is। ये क्वेश्चन को मैंने टिक किया हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया था। इसलिए पर आपको ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है बनस्बत ऊपर वाले क्वेश्चन से बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। आपको मैं इसको, ये बहुत आसान है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपके आपसे क्या माँग रहा है? रेजिस्टेंस माँग रहा है। तो आपके पास फार्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। अब आपको देखें, जब आपके पास फार्मूला हो ना, तो आप ये चीज़ पता लगाएं कि क्या चीज़ मुझको गिवन है, वो मुझे क्या फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करनी है। देखो, कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि सवाल में
डायरेक्टली वो चीज़ नहीं माँगते, आपको थोड़ा मतलब मुश्किल में डाल देते हैं। जैसे करंट हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है? आप यहाँ देखें 5 कॉलम लिखा हुआ है 2 सेकंड में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट। आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, मगर परेशानी की कोई बात नहीं। आप ऐसा करें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या है? Q अपॉन टाइम, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 5 अपॉन 2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 2.5। ठीक है जी, 2.5 आपके पास क्या आया? ये आपका करंट है। अब आपको मालूम क्या करना है? रेजिस्टेंस, वोल्टेज भी हमारे पास गिवन है और करंट भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब ये एमसीक्यूज तकरीबन सॉल्व हो गया है। वोल्टेज कितनी है? 10, और हमारे पास करंट कितना है? 2.5 वोल्टेज, 2.5 एम्पियर, सॉरी 2.5 एम्पियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा करें, ये डेसिमल पॉइंट है, आप इसको कट कर लें, यहाँ पर एक ज़ीरो दें, ठीक है? यहाँ अब यहाँ हो गया एक 100, यहाँ हो गया 25। 25 का 100 पे टेबल लगेगा 4 टाइम्स, ठीक है? इस पर 1, ये 4 टाइम। अब हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू आया? R इज इक्वल टू 4 ओम। R इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखें, हमारे पास एक ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है? सो आप इस एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं कि ये बनस्बत ऊपर वाले एमसीक्यूज़ थे थोड़ा बहुत आसान है। ये ऊपर वाला बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। ग्राफ वाले जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं बच्चों को, ठीक है? आपने एक ट्रिक इस्तेमाल की, आपने इसको छोड़ दिया, आपने अपना टाइम कंज्यूम किया किसी इजी क्वेश्चन पे, ये आपका टाइम थोड़ा हो गया। सो और एमसीक्यू में लाया हूँ आपके पास तीसरा नंबर एमसीक्यूज। सो इस एमसीक्यूज में कह रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज ऑलवेज, आपके पास गिवन ऑप्शंस हैं, equal to the mean of component resistors, less than the lowest component of resistors, in between the lowest and the highest component of resistors, equal to sum of component resistors। so ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये मैंने बस एक सपोज किए एमसीक्यूज जो दिए हैं ना, ये सिर्फ आपको समझाने की खातिर, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट एमसीक्यू दें, ये सिर्फ समझाने की खातिर है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है तो उसके रेजिस्टेंस का जो जवाब होता है ना, वो कम वाले वैल्यू से भी कम आता है। और सीरीज में क्या होता है, वो उसमें हम क्या कहते हैं, जितने भी हमें रेजिस्टेंस मिले होते हैं ना, रेजिस्टेंस की जितने भी वैल्यू हमारे पास होते हैं, वो हम उनको बस ऐड करते हैं, सिंपली सिंपली हम उसका क्या करते हैं, सम करते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन गिवन है, इक्वल टू सम ऑफ कंपोनेंट रेजिस्टर्स, ठीक है जी? आपके पास जो भी रेजिस्टर के कंपोनेंट हैं, डायरेक्टली उनको सॉल्व करो, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएंगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है जी? अब आते हैं, आपने ये 2 सवाल कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए, आपका ये टाइम बच गया। अब आते हैं इस सवाल पर, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है? अब आते हैं इस सवाल पर। ये सवाल क्या कर रहा है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम एंड 3 ओम इज 24 वोल्ट्स, ठीक है? देन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 10 ओम विल बी, 10 ओम का जो करंट है उस पर, 10 ओम का रजिस्टर है तो उस पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? एक आसान सी बात है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है। सो इसमें 2 ओम वाले में भी 24 वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 3 वाले में 24 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो हमें रेजिस्टेंस भी मिली हुई है, 24 वोल्टेज भी मिली हुई है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से?
हमें यहाँ से फाइंड करना है करंट, इसका और इसका करंट, ठीक है। सो करंट का फार्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। करंट कितना हमें मिलेगा, V कितना है 24, और हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है 2, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, ठीक है। हमें एक करंट मिल गया 12 एम्पियर, 12 एम्पियर हमें मिला 2 ओम रेजिस्टर से। अब आते हैं नीचे वाले कैपेसिटर से, रेजिस्टर्स पर। नीचे वाला रेजिस्टर क्या है, हमें यहाँ पर भी करंट फाइंड आउट करना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। यहाँ पर हमें V क्या मिली हुई है, V है 24, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ रेजिस्टर के ऊपर ही लिखा हुआ है 3, तो 3 का टेबल आप लगाएं 24 पर, कितनी दफ़ा लगेगा, 8 दफ़ा, यहाँ 8 एम्पियर, ठीक है। तो आपने किरचॉफ वोल्टेज पढ़ा होगा, द number of electric current entering will always be equal to electric current exit exit। इसका मतलब ये है कि आप किरचॉफ वोल्टेज पढ़ा हो, किरचॉफ का लॉ पढ़ा होगा, किरचॉफ करंट लॉ, कि जो भी करंट इनिशियली किसी भी कॉम्बिनेशन में रहे, चाहे वो पैरेलल हो या खास करके पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट लॉ जो होता है ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है। सो इसमें किरचॉफ करंट लॉ इस्तेमाल होगा कि यहाँ जो भी, आप ये देखिए इस पॉइंट से ये करंट क्या है, यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है, फिर यहाँ से डिवाइड हो रहा है करंट। जो किरचॉफ ये कर रहा है कि ये जो भी करंट आया है ना, आने वाला करंट है और जाने वाला करंट, यहाँ कॉम्बिनेशन से आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा इक्वल होगा। अगर यहाँ से सपोज करते हैं 20 एम्पियर आ रहा है, इस पॉइंट से अगर 20 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से भी 20 एम्पियर ही जाएगा। यहाँ भले ही डिवाइड हो, यहाँ कितना भी हो, शायद यहाँ 10 हो, यहाँ भी 10 हो, यहाँ 8 हो, यहाँ 12 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 17 हो, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ से अगर 20 आया है तो यहाँ से भी 20 ही जाएगा। तो आप ऐसा करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट को ऐड करते हैं सिंपली। हम ऐसा करते हैं कि 12 और इस 8 को मिलाते हैं, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 20। तो जो करंट है जो इस पॉइंट से इन हो रहा है वो है 20, और जो इस पॉइंट से जा रहा है, निकल रहा है, वो भी है 20, ठीक है जी। अब हमें क्या कह रहा है कि जो 10 ओम रेजिस्टेंस है उसके ऊपर वोल्टेज कितनी होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली इसका आपको आंसर मिल गया होगा, आपको आंसर मिल गया है 20 एम्पियर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 20 एम्पियर। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मेरे इस चैनल का ये पहला वीडियो है, पहले वीडियो पे ही मैंने बहुत डिफ़िकल्ट एमसीक्यू डाले हैं। ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा जब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। सो कोई मसला नहीं, जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया कि एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने, कौन सा तरीका होता है। आपके पास जब डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अब ईजी आते हैं को तो आपको क्या करना चाहिए। फर्दर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये कहीं मैंने बीच से लिए हैं। इनिशियली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इजी से मीडियम से हार्ड तक ले जाऊंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा प्राइमरी मकसद ये ही था कि मैं ये चैनल बनाऊं ताकि स्टूडेंट को जो प्रैक्टिस में तकलीफ़ हो रही है, प्रैक्टिस की जो कमी है, उसको मैं पूरा करूं। ठीक है जी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।